हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपका स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सो इंडिया में एवरी पर्सन के पास सेविंग अकाउंट तो होता ही है। एक नहीं, पांच नहीं, आजकल किसी किसी के पास तो 10-10 भी होते हैं, इवन दो चार तो सबके पास ही होते हैं। सो गवर्नमेंट बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, इतने सारे ऑप्शंस हैं। एंड आज के टाइम में पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक भी हो गया है। तो आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एंड उसमें एक और ऑप्शन ये सारे इसलिए भी बढ़ गए हैं क्योंकि हम घर बैठे अपना सेविंग अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, इवन उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो हमें जो है ब्रांच जाने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो और ज़्यादा ईजी हो गया है सेविंग अकाउंट को ओपन कराने का। बट एक चीज़ है जो हर जगह कॉमन है। जब भी आप कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं घर बैठ के या फिर ब्रांच में जाके, तो आपसे पैन कार्ड तो डिमांड किया ही जाता है। पैन कार्ड का मतलब ये है कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो हर ट्रांजैक्शन को, आपके हर एक ट्रांजैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। सो अगर डिपार्टमेंट चाहता है तो सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख सकता है। बट बहुत सारे अनरिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन भी होती है, रिपोर्टेबल भी होती है। देखिए, सारी ट्रांजैक्शंस पे तो डिपार्टमेंट भी गौर नहीं करता। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो है इन्फॉर्मेशन जाती है। सो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट को मेंटेन करते हैं या फिर उसका यूज़ करते हैं, या सेविंग अकाउंट का यूज़ करके आप बड़ी ट्रांजेक्शन की लेन देन करते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न ITR, आपको उसको ITR में आपको किस तरह से उस चीज़ को दिखाना होगा। सो अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर कोई सेल करते हैं या फिर सर्विस देते हैं, तो देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं GST की लिमिट बता दूं। देखिए, एक साल के अंदर में अगर आप 20 लाख से ऊपर की सर्विस कोई दे देते हैं, या फिर 40 लाख से ऊपर या 40 लाख तक का आप कोई सामान जो है मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर देते हैं, तो उस केस में आपको GST नंबर लेना तो देखिए मैंडेटरी हो जाता है। सो अगर आपने GST नंबर ले लिया है तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर अकाउंट्स भी रखने होंगे, आपको एक करेंट अकाउंट भी मेंटेन करना होगा, साथ में सेविंग अकाउंट भी आपको मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि अपना प्रॉफिट किस में रखेंगे। सो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब आपको बनानी पड़ती है। सो इस केस में फ्रेंड्स, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ऑलरेडी मेंटेन हो जाते हैं। जब भी आप अपना सेविंग अकाउंट प्रॉपर मेंटेन कर लेते हैं, करेंट अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, मीन्स उस पर नज़र रखते हैं, और जो भी रोज़ के आपके सेल परचेज जो भी चीज़ होती है उसको आप मेंटेन करते हैं। देखिए, यही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। बस वो अलग मैटर करता है कि आप उसको किस तरह से जो है मैनेज करते हैं, टैली में करते हैं या फिर डेटा में करते हैं। आजकल तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए जो ईजिली सब कुछ हैंडल कर देते हैं, या फिर आप किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात तो नहीं होती। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पर्सन के बारे में या ऐसे बिजनेसमैन के बारे में जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं और अपने सेविंग अकाउंट से ही जो है ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है, जब आप 10 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शन कर देते हैं सेविंग अकाउंट में और ज़्यादा ही ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो कई बार जो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, या फिर जब आप विड्रॉल कर देते हो आपका TDS डिडक्ट हो जाता है। मीन्स आप एक साल में अगर आप 10-12 लाख रुपए जो है निकाल लेंगे तो आपको क्या होता है, फिर TDS डिडक्ट होना शुरू हो जाता है। बट करेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता, उसमें 50 लाख के करोड़ की लिमिट होती है एंड वो बढ़ती चली जाती है। तो आपको पता ही होगा, एक पर्सन की देखिए 5 तरह की ही इनकम होती है। एवरी वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताती हूँ। पहले होगी सैलरी, पेंशन, और आपके कैपिटल गेंस हो गए, आपके जो अदर इनकम्स हो गए, ठीक है। सो जो भी आपके अकाउंट में आती है, अकाउंट का टोटल कर सकते हैं। पेंशन आती है, देखिए वो भी आपके अकाउंट में आएगी। रेंटल इनकम होती है, वो भी आपके अकाउंट में आएगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे तो या वो भी आपके अकाउंट में ही आएगी। आपने रेंट पे लगा रखी है तो रेंट भी आपके अकाउंट में ही आएगी। वो बात ठीक है कि जब आपके पास रेंट आता है तो वो रेंट कभी भी 100% टैक्सेबल नहीं होता, 70% ही टैक्सेबल होता है। तो इसके अलावा जब आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, देखिए उसमें आपको कैपिटल गेन भी होता है, ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी को आप सेल करेंगे, परचेज करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का आप देखिए, प्रॉपर्टी आप सेल करेंगे तो जो भी पैसा आएगा रजिस्ट्री का वो भी आपके अकाउंट में आएगा। कितने रुपए की आपने परचेज करी है उसको आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वो आपके जो डीड होती है उस पर भी दिख जाती है। और 30 लाख के ऊपर की अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, इनकम डिपार्टमेंट को बता देते हैं कि इस पैन कार्ड पे इतने अमाउंट की जो है रजिस्ट्री प्रॉपर्टी हुई है। प्लस अगर आपका कोई शेयर मार्केट में लेन देन है, सो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट के अंदर भी जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, ब्रोकर्स के जो भी टैक्स होगा P&L में आ जाएगा। उसके अलावा बिजनेस इनकम होगी, आप सेल परचेज करेंगे शेयर्स को, वो सारी की सारी किस में आएगी, अकाउंट में आती है। सो इनकम के जो कई सारे सोर्स होते हैं, और भी कई सारे सोर्स होते हैं, जैसे FD का ब्याज हो गया, सेविंग का ब्याज हो गया, कोई भी स्पेशल रेट की इनकम होगी, वीडियो हो गया, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हो गया। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, जब भी आपके अकाउंट में पैसा आता है वो क्रेडिट साइड में आता है।
जब भी पैसा जाएगा वो डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। मेन क्या है, क्रेडिट साइड के अंदर कितना मीन्स कितना आ रहा है, मतलब जो भी पैसा आपके पास आ रहा है कहाँ से आ रहा है वो एक एक एंट्री हिसाब आपसे पूछ सकते हैं अगर वो एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर गई है। सो क्रेडिट साइड में अगर पैसा आया है तो फ्रेंड देखिए, डेफिनेटली आपने कोई सेल की होगी, माल बेचा होगा, या फिर आपने कोई सर्विस की होगी अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो। इसके अलावा आपकी सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी होगी। इसके अलावा पैसा कहाँ से आया, कोई इंटरेस्ट होगा, अगर आपने किसी को लोन दिया तो वो लोन का पैसा भी वापस आ सकता है। या आपने किसी से लोन लिया है तो आपके फादर मदर ने खुश होकर वो पैसा आपको गिफ्ट दे दिया, ठीक है। सो इसके अलावा कहीं से भी पैसा आ सकता है। तो एक बार ऐसा है कि अगर आपने किसी भी पर्सन को पेमेंट करनी है, लाइक 10,000 है और थर्ड पर्सन कहते हैं कि मेरा फ़ोन पे नहीं चल रहा, मैं आपको 10,000 रुपये या 15,000 रुपये दे देता हूँ, आप मुझे उसका कैश दे दो। आपने तो उसको कैश दे दिया बट आपके अकाउंट में 10,000 की एंट्री तो आ गई ना। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के आपको सारी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है। उसमें आपके क्रेडिट साइड का सारा टोटल करना है, ठीक है। जनरली आपको जो आजकल एक्सेल शीट में भी जो है बैंक स्टेटमेंट मिल जाती है, जिसमें आप इजीली जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, इनफैक्ट नीचे टोटल भी लिखा हुआ आ जाता है। तो आपको बस क्रेडिट साइड की एंट्री को जस्टिफाई करना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन फ्यूचर में पूछे ना पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा आया कहाँ से है। सो डेबिट साइड के अंदर अगर आपने कोई भी खर्चा किया है या कोई एक्सपेंसेस हैं तो उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, डेबिट साइड के अंदर अगर आपने कोई भी अपने बच्चे की ट्यूशन फीस दी है, आपने कोई LIC का पेमेंट किया है, हेल्थ इंश्योरेंस करा है, तो आपको पता होगा कि STT, लेकिन मतलब कि इसमें जो है आप खर्चे क्लेम कर सकते हैं। उन्हीं खर्चे को क्लेम करके म्यूचुअल फंड में सपोज आपने पैसा लगाया है या LIC के अंदर दिया है, तो वो सारे क्या आते हैं आपके डिडक्शन में चले जाते हैं। सो इन सब खर्चों को आपको अलग मेंटेन करना है। प्लस ये तो ठीक है, आपने खर्चे के लिए LIC लिया, बच्चे की ट्यूशन फीस भरी, लोन का इंटरेस्ट भी या लोन की EMI भरी, साथ ही साथ डेबिट साइड में जो पैसा आ रहा है, कई बार क्या होता है PPF का हो गया जो एग्जेम्प्टेड होता है, आपका LIC का जो पैसा आता है साल में जो, वो भी कई बार एग्जेम्प्टेड होता है। तो वो आपको एज ए टोटल जोड़ के अपनी लायबिलिटी को नहीं बढ़ाना है कि मेरे पास इतनी मेरी इनकम है, उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर अवेयर होना होगा इस सब चीज़ के लिए। तो इन्हीं सभी खर्चों को आपको अलग से मेंटेन करना है, क्योंकि देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको ये सब की छूट मिलने वाली है। आपको पहले पता तो होगा कि आप कहाँ का डिडक्शन ले सकते हैं, जब तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना है। सो अगर आपको सैलरी की इनकम आती है तो देखिए आपको पता ही होगा कि जब आपका साल ख़त्म होने वाला है तो 15 जून या जून एंड तक जो क्या होता है, फॉर्म नंबर 6 फॉर्म 16 का आपका पार्ट A पार्ट B दोनों आ जाते हैं। इवन अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो वो भी आपके पोर्टल पे दिखना शुरू हो जाता है। सो उसके आधार पे आप अपने सैलरी की इनकम दिखा सकते हैं। सो इसके अलावा अगर फ्रेंड्स आपने क्रेडिट कार्ड के ऑन ट्रांजेक्शन्स किए हैं 10 लाख से ज़्यादा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल मान लीजिए किसी अकाउंट से भर दिया, तो देखिए ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। प्लस 1 लाख के ऊपर का आपने कैश में बिल भर दिया तो भी चली जाती है। सो आपको हर चीज़ के बारे में केयरफुल रहना होगा। बस टेंशन किसी चीज़ की नहीं है, आप अपना प्रॉपर किसी अच्छे प्रोफेशनल से आप अपना टैक्स फाइल करा लीजिए और टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई आपका केस हो या इन क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आपने जो भी इनकम कमाई है उसको या तो आप बिज़नेस के अंदर दिखाएंगे या फिर अदर सोर्स में ज़रूर दिखाएं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स पे भी हमें क्या आते हैं, रिवॉर्ड्स आते हैं। तो वो भी देखिए टैक्सेबल होता है, 50,000 तक नहीं बट उसके ऊपर का जो है वो रिवॉर्ड जो है टैक्सेबल हो जाता है, ताकि फ्यूचर के अंदर नोटिस ना आए। देखिए एक बात है, आप सोचते हैं मैंने इस 1 साल क्या नहीं है, 2 साल क्या नहीं है, बट देखिए 3-4 साल बाद ज़रूर वो आ जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास टाइम होता है। 50 लाख से नीचे की अगर ITR है तो 6 साल में, और 50 लाख के ऊपर की तो आई थिंक 4 ईयर्स में, 6 या 4 ईयर्स में जो है वो नोटिस उनको भेजने का उनके पास टाइम होता है रिव्यू करने का। सो ऐसा मत सोचिए इस साल बच गया तो हमेशा आप बच जाएंगे, ठीक है। एक बार फंसते हैं तो सारी की सारी चीज़ें निकालते हैं फिर वो, ठीक है। तो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड देखिए इन फ्यूचर के अंदर आपके पास नोटिस आता है तो आप ये बता पाएंगे कि सारे के सारे क्रेडिट कार्ड्स की आपकी इनकम नहीं थी एंड मुझे इससे जो भी इनकम हुई तो मैंने अपने ITR में दिखा दी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एवरी ट्रांजेक्शन के लिए आंसरेबल होने चाहिए, आपको अपने ट्रांजेक्शन का पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा आपको, जब आप एवरी ईयर डेटा मेंटेन करते जाएंगे।
सो अगर आपको सैलरी की इनकम मिलती है तो आप अपने सैलरी का जो है हर महीने आपके अकाउंट में आती है, नेट आती है, वो तो देखिए चीज़ें क्लियर दिख ही रही है, टीडीएस वगैरह डिडक्ट हो रहा है। सब कोशिश कोशिश करिए कि आप अपनी टोटल जो सैलरी, ग्रॉस सैलरी, उसको दिखाएं। उसके बाद है एआईसी, जो भी आपका टीसीएस होता है, ये 26 एएस भी जो आपकी ग्रॉस सैलरी आती है, वहाँ से भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। ये नहीं कि आपने अकाउंट मैच कर दिया और कर दिया, नहीं, आपको एआईएस हो गया, टीआईएस हो गया, आपको 26 एएस, फॉर्म 16, सारी चीज़ों में सेम डाटा होना चाहिए। जो रेंट की इनकम है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके अकाउंट में आती है, तो उसका टोटल आपको 70% जो है आईटीआर में जाता है। जब आप वहाँ लिखेंगे ना आपकी रेंटिंग को, वो अपने आप ही 70% क्लेम कैलकुलेट कर लेगा। तो इसके अलावा बिजनेस की इनकम, तो आप पूरी तरह से क्रेडिट साइड की सेल को मान सकते हैं। तो वो आपको करना क्या है, आपकी जितनी भी बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको आपके क्रेडिट साइड का टोटल करना है। कई बार क्या होता है कि 100, 200, 150, देखिए उन पेजेस की भी आपकी बैंक स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये पेजेस तो बढ़ेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको जस्टिफाई करें। तो आईटीआर भरने से पहले फ्रेंड्स आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है। एंड आज के टाइम में बैंक्स आपको एक्सेल में भी प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो ईजी हो जाता है टोटल करना, अलग करना उसमें से डेटा को, अगर ज़रूरत पड़ती है। सो आपको अलग अलग सैलरी के हिसाब से, मान लीजिए आपकी सैलरी की इनकम भी आती है, तो जो आपका दिसंबर, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि अप्रैल टू मार्च होता है, तो उसके हिसाब से आपको अलग कर लेना है। सैलरी जो आती है देखिए, वो तो आपको नेट आती है, आपको ईज़िली पता ही होगा कितनी सैलरी आती है। अगर टीडीएस डिडक्ट होके आती है तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप फॉर्म नंबर 16 जो आपको मिलेगा आप उससे चेक कीजिए, या फिर आप एआईएस फॉर्म 16 के पार्ट ए पार्ट बी वहाँ से देख सकते हैं। प्लस आप एआईएस, टीआईएस और 26 एएस से भी अपनी सैलरी को मैच कर सकते हैं। ये बेस्ट वे होता है सारे डाटा को मैच करने का। और अगर उसके हिसाब से आपको अपनी सैलरी इनकम दिखानी है, तो इसके अलावा देखिए कि ये तो आपने सैलरी दिखा दी, उसके अलावा सपोज आपका कोई मकान है, कोई प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंट की इनकम आती है। तो देखिए रेंट की इनकम पे कई बार क्या होता है, सामने वाला जो आपको रेंट दे रहा है वो आपको टीडीएस जो है वो कट करके देता है। ठीक है, अगर 50,000 से ज़्यादा जो है आपको रेंट की इनकम आती है, जनरली जो है 40,000 के ऊपर वाला जो ऑडिट करके आपको रेंट देता है, तो इसका टीडीएस वो काट लेगा। अगर वो नहीं डिडक्ट करता है, तो ये सिंपल सी बात है, आपके बैंक अकाउंट में अगर आती है तो इसके अंदर आपको 30% डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब सपोज दैट आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपीज़ आ रही है, तो उसमें से आपका 70,000 ही टैक्सेबल होता है। जो सर्वर होता है, आप जब इनकम टैक्स आईटीआर को जब वो फाइल करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी वो 30% डिडक्ट कर देता है। तो दो चीज़ें आपको अच्छी तरह से कैलकुलेट करनी, एक तो आपकी सैलरी कितनी है, अगर आपकी सैलरी आती है तो, प्लस रेंट हो गया। सो इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल गेन। तो सपोजिट आपका कोई कैपिटल गेन भी आ रहा है प्रॉपर्टी के टर्म्स में, तो देखिए कई बार जो है प्रॉपर्टी सेल परचेज कर लीजिए, मान लीजिए आपने कोई 1 लाख का जो है प्लॉट जो है वो सेल कर दिया, तो वो पैसा कहाँ आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। अभी देखिए ये पैसा भी दो तरीके से होता है, एक होता है रजिस्ट्री का पैसा, एक होता है कैश का पैसा। तो आप जो है सिंपली जो भी आपके बैंक अकाउंट है वो भी आप दिखा सकते हैं, प्लस कैश आपकी चॉइस है, आप उसको दिखा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस कैश को आप कहीं तो खर्च करेंगे। प्लस रजिस्ट्री में आपके जितने भी है, मान लीजिए वो 1 लाख की ही रजिस्ट्री हुई है आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर में, और इस प्लॉट को मान लीजिए आपने 5 साल पहले खरीदा था, ठीक है, मान लीजिए 6 लाख में खरीदा था, और अभी आपने एक नहीं, आपने उसको 10 लाख रुपीज़ में जो सेल कर दिया, तो 6 में खरीदा था, तो 4 लाख क्या होगा आपकी इनकम होगी। पूरी की पूरी जो 10 लाख में आपने प्रॉपर्टी सेल की है, वो पूरी की पूरी आपकी इनकम नहीं होती है, क्योंकि देखिए 6 लाख रुपए तो पहली बात तो आपकी वो कॉस्टिंग लगी हुई है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन होता है, मान लीजिए आपने 4-5 साल पहले वो प्रॉपर्टी 6 लाख की कर दी है, तो ज़रूरी तो नहीं आज भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 6 लाख ही होगी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। मान लीजिए इंडेक्सेशन कॉस्ट हम लगाते हैं, मान लीजिए अभी उसकी जो रेट, जो सर्कल रेट जिसको कहते हैं, वो अभी आ गया है आपका 8 लाख, ठीक है, आपने उसको 10 लाख में सेल कर दिया। ये सारा ऑन जो रिकॉर्ड पे पेपर होता है, रजिस्ट्री पे मान लीजिए आपने जो 5 साल पहले कर दी, 6 लाख रुपये की आपने रजिस्ट्री करी थी, अभी आप उसकी 10 लाख की रजिस्ट्री पर उसको सेल कर रहे हैं, तो डिफरेंस कितना हुआ 4 लाख, बट आज के टाइम में उसका सर्कल रेट कितना है 8 लाख रुपीज़ मान लेते हैं, तो अभी आपका प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख रुपीज़, और ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी, क्योंकि आपने 1 साल से ज़्यादा उसको होल्ड कर लिया है। तो देखिए इंडेक्सेशन का भी अलग अलग रूल है। उसके लिए आप जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे, तो आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से उसके लिए आपको प्रॉपर डिस्कशन करना होगा, और उसी बेस पे जो आपको अपना आईटीआर जो है उसको फाइल करना होगा। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है, इसके अंदर देखिए आपकी कैपिटल गेन की जो इनकम को प्रॉपर शो करना है।
इसके अलावा आपके सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं। सो आपको क्या करना है, जैसे 3 महीने, 1 महीने, आपको अलग अलग हिसाब से देखिए 1 मंथ में भी आजकल इंटरेस्ट मिलता है और क्वार्टरली तो देखिए हमेशा से मिलता ही है। कई बैंक्स अभी आज के टाइम में 1 मंथ में भी जो है आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करा देते हैं, तो ये आपके बैंक अकाउंट में होता है। ठीक है। तो सेक्शन 80T के अंदर में क्या होता है, आपको जो ओल्ड रिजीम में आप जाएंगे तो 80T के अंदर में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको जो है 50,000 की छूट, और जो जनरल है उनको 10,000 की छूट मिल जाती है। प्लस आपके पास RD भी होती है जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, देखिए वहाँ आपको ऐसा कुछ भी छूट नहीं मिलती है। जितना भी ब्याज आया है उस पर आपको जो है TDS या कई बार कट जाता है, या फिर वो आपके TIS में भी शो, TIS AIS में भी शो करता है। और अगर TDS डिडक्ट हुआ है, TDS कब डिडक्ट होता है, लिमिट जब वो क्रॉस कर देता है। जब वो TDS डिडक्ट होता है तो वो आपके 26 AS में भी शो करेगा। तो आपके देखिए क्रेडिट साइड में जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला है वो उसको आपको अलग कर लेना है। सब आपके, अगर आपने शेयर मार्केट में भी आजकल लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी इजी हो गया इन्वेस्ट करना। आप बस आप अपना 1 आवर निकाल के आपने ऐप इंस्टॉल किया और वहाँ पे भी आप जो इंटरेस्ट शेयर परचेज कर लेते हैं, तो उसका जो डिविडेंड होता है वो भी आपके अकाउंट में ही आता है। तो इसको भी आपको एक बार यहाँ पे ज़रूर देखना है, जो भी आपका AIS TIS है आप उसको मैच करना है। इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ज़रूर करनी है, आपकी जो ब्रोकर की रिपोर्ट होती है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है, आपको ब्रोकर टैक्स में P&L डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, आपकी डिविडेंड इनकम हो गया, FNO, वो सारी चीज़ें आपको अमाउंट दिखाई देगी। कई बार क्या होता है, आप जैसे ब्रोकर के एप्लीकेशन से आप जल्दी से बैंक अकाउंट से ही पेमेंट आप कर देते हैं, बैंक अकाउंट से ही पेमेंट आपकी जाती है, आपने परचेस कर लिया और जब आप सेल करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में ही आता है। तो ये ना बड़े जल्दी ट्रांजेक्शन होता रहता है। 1 लाख इनकम आया, आपने 1 लाख का परचेज़ कर लिया, तो देखिए ये सारी की सारी तो आपकी इनकम कभी होती नहीं है, ना ही आपके खर्चे होते हैं। तो इसको आपको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके जैसे इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, सो जैसे आपने किसी का कोई लोन लिया है, ठीक है, और वो सारा का सारा जो है आपके पास आ गया। गेमिंग इनकम होती है, गेमिंग इनकम क्या होती है, हमारी स्पेशल रेट की इनकम टैक्स उस पर लगता है 30%। TDS तो पहले ही वो डिडक्ट होकर ही आता है, ठीक है। तो और क्रिप्टो में भी कट जाता है, जितने भी हमारी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होती है या जो VDA की इनकम होती है और गेमिंग की होती है, इस पर आपका ऑलरेडी, इससे आपको जो है 30% टैक्स तो लगता ही है। बट क्या होता है कि पहले ही 30% TDS डिडक्ट होकर ही आता है। उसके बाद आपको कोई मदर फादर या नॉन रिलेटिव से गिफ्ट आया है तो देखिए वो 50,000 तक तो टैक्स फ्री होता है। बट रिलेटिव से सारा का सारा टैक्स फ्री होता है ऐसा नहीं होता, आपको उसके अलग अलग कैटेगरी में आपको जो है दिखाना पड़ेगा इसको, जो भी इसकी कैटेगरी होती है। सो इसके अलावा जो क्रेडिट साइड वाला होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेबिट के अंदर तो आपको देखिए दिक्कत आएगी जब आप अपनी बिजनेस के आइडिया दिखाते हैं तो उन एक्सपेंसेस को देखिए आपको क्लेम करना होगा, क्योंकि सारे का सारा पैसा कभी भी आपकी इनकम नहीं होती है। जो डेबिट की तरफ जा रहा है वो एक्सपेंसेस है, कई केसेस में एक्सपेंसेस होती है। तो इसी तरह आपको बैंक के स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रॉपर उसको रेडी कर लेना है, ताकि जब भी आप अपना ITR फाइल करें तो अच्छे से प्रोसेस हो जाए। और इस जो अभी 24-25 का जो ITR जो हम भर रहे हैं, अभी शुरू हो गया है, उसमें तो बेसिक चीज़ें ये आपको जिसका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ भी वो मांग रहे हैं। सो आपको अब तो मेंटेन ही हो गया है, आपको वैलिड हो गया, आपको रखना ही पड़ेगा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपको। तो बेस्ट यही कि आप एवरी ईयर की अपनी फ़ाइल बनाइए, कुछ उस पे पॉइंट्स है जो हो सकता है आप बार भूल जाए तो वहीं पे आप नोट डाउन करके लिख के उसको रख दीजिए। आपसे अर्जेंट में कोई नहीं मांग रहा, बट देखिए 1 साल बाद क्या, हम 2 महीने बाद भी भूल जाते हैं किस चीज़ की ट्रांजेक्शन है, तो वहीं पे आप नोट डाउन करके रख लीजिए और फ्री माइंड हो जाइए। सो सेक्शन 139 जो सब सेक्शन 9 का जो नोटिस आपको ना आए, क्योंकि अगर आप ITR आपकी प्रॉपर प्रोसेस हो जाती है तो आपको नोटिस नहीं आता, वो है वो नोटिफिकेशन आता है कि आपकी ITR कम्प्लीटली प्रोसेस हो गई है, और अगर आपका रिफंड आना तो रिफंड भी आ जाता है। सो इन फ्यूचर में जो सेक्शन 148 का नोटिस आपको ना आए, तो इस तरह से आप अपनी जिस भी तरह की इनकम हो रही है, जो 5 हेड्स जो हमने बताए आपको, उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका ITR 7 टाइप्स के फॉर्म होते हैं, ITR 1 2 3 4 5 6 7, जिसका हमने ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो पहले भी बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं, मैं इसको अटैच भी कर दूँगी। सो कौन से इनकम होने पे कौन सा ITR फॉर्म भरना है वो भी आप ज़रूर देखिए। और ईयर तो देखिए फाइनेंशियल ईयर फिनिश हो चुका है, और अभी आपका जो है TDS भी अपडेट हो चुका है। आपका जहाँ तक TDS आपके मार्च मंथ तक डिडक्ट हो रखा है वो सारा का सारा आपको शो होना
चालू हो चुका है। तो आप 26 AS AIS देख के प्रॉपर फाइल रेडी करके अपना आईटी जल्दी से जल्दी फाइल करवा लीजिए। लास्ट डेट का देखिए वेट मत कीजिए, बेस्ट है। उसके बाद है अननेसेसरी ट्रांजैक्शन, देखिए आप लोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। और स्ट्रिक्टनेस तो आप देखिए, आप डॉक्यूमेंटेशन भी एवरीथिंग के मांग रहा है। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है और उसका आप डिडक्शन क्लेम करने जा रहे हैं ओल्ड एज में, तो आपको वहाँ पे आपको जो है इंश्योरेंस के प्रीमियम नंबर, पॉलिसी नंबर आपको देना होगा। इनफैक्ट आपने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से करा है वो भी आपको देना होगा। तो किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आईटीआर भरने से रिलेटेड या फिर आपके बैंक स्टेटमेंट को चेक करने से रिलेटेड, तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और होप्स की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इट्स ओके, बट अच्छी इन्फॉर्मेशन में टाइम लगता है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अब भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तभी हम जो और इस तरह का कंटेंट जो है आपके ले पाएंगे, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए कि किस तरह से जो है आपको ये वीडियो ने आपको हेल्प किया, और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लस अभी आप हमें क्वारा पे भी जो है अपने क्वेश्चन जो है लिख के भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आंसर जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक